नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम यहां बात कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था का या फिर इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने 1757 से लेके 1892 तक के एक्ट की बात कर ली है। 1892 जो भारत परिषद अधिनियम आया था वहाँ तक की बात कर ली है। और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत परिषद अधिनियम 1909 का। जैसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मार्लिमेंटो रिफॉर्म, मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं इसके नाम पे कि इसे मार्लिमेंटो रिफॉर्म क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन था। ब्रिटेन में एक भारत सचिव होता था। भारत सचिव होता था। तो दोस्तों उस टाइम जो भारत के सचिव थे वो थे मार्ले। मार्ले। और दोस्तों जो हमारे भारत में वायसराय होते थे, जो भारत के वायसराय होते थे वो होते थे मिंटो। उस टाइम पे 1909 के टाइम पे थे मिंटो सेकंड। तो दोस्तों इन दोनों के नाम पे ही इस एक्ट का नाम मार्ले मिंटो एक्ट पड़ा। अब देखिए, चूँकि ये भारत सचिव हैं, इनका पद बड़ा है, इसलिए इनका नाम पहले दिया गया, और वायसराय इनका पद छोटा है इसलिए इनका नाम बाद में आया। तो इन्हीं दोनों के नाम के चलते इस अधिनियम को मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों सुधार इसलिए क्योंकि इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, रिफॉर्म किए गए। भारतीयों की भी आपको एंट्री देखने को मिलेगी इसमें काफ़ी जगह, इसलिए इसे रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों फिर हम इसमें कारण की बात कर लेते हैं कि इस एक्ट को लाने के क्या कारण थे। तो दोस्तों पहला कारण है बंगाल विभाजन। और दूसरा कारण है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो बात करें हम दोस्तों पहले कारण की, बंगाल विभाजन। आपको पता होगा दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन दोस्तों ये हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री में आप डिटेल में से अध्ययन करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये भारत था, यहाँ पे बंगाल है, जो अभी एरिया है हमारा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का। ये पूरा एक एरिया था। तो दोस्तों ये जो बंगाल प्रांत था या फिर बंगाल का राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। दोस्तों, और लगभग 8 करोड़ लोग रहते थे इस एरिया में, बंगाल को। तो दोस्तों 1905 में क्या किया गया, कर्जन द्वारा ये जो इतना बड़ा बंगाल था इसे 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। और एक जो इसमें से एक भाग था उसमें मुस्लिम बाहुल्य, एक राज्य को मुस्लिम बाहुल्य बनाया गया। और दोस्तों अंग्रेज़ों द्वारा इसका कारण ये दिया गया, चूँकि ये बंगाल इतना बड़ा है, तो हम यहाँ पे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम ये जो बंगाल है इसका विभाजन कर रहे हैं, ऐसे 2 भागों में बांट रहे हैं। परंतु दोस्तों इसके पीछे कहानी कुछ और थी। जो अंग्रेज़ थे वो हिंदू और मुस्लिम इनके बीच में फूट डालना चाहते थे, और इन्हें अलग अलग करना चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ से हमें अंग्रेज़ों की फूट डालो शासन करो की नीति, डिवाइड एंड रूल देखने को मिलता है। इसकी विपरीत जबकि दोस्तों बंगाल विभाजन जब हुआ था, तो उस टाइम जो स्वदेशी आंदोलन वगैरह हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसके बाद में, तो हमें जो मुस्लिम हुआ करते थे और जो हिंदू हुआ करते थे उनकी बहुत ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलती है। तो इसी यूनिटी के चलते दोस्तों ये अंग्रेज़ थे, इन्हें अलग अलग करना चाहते थे, तथा इनके बीच में विवाद उत्पन्न करना चाहते थे। तो एक कारण ये था दोस्तों, और एक और था दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों 1906 में एक थे आगा खां और एक थे सलीम उल्लाह खां। तो इन दोनों ने दोस्तों ढाका, जो अभी बांग्लादेश में वर्तमान में, इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ये जो दूसरा कारण है हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम इसके प्रावधान देख लेते हैं। जो पहला प्रावधान है दोस्तों, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रवेश। पहली बार भारतीयों का प्रवेश होता है, और जो पहले जो भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्वेश्चन आता है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें पहली बार कौन से भारतीय थे जो नियुक्त हुए थे या फिर ऐड हुए थे। दोस्तों तो वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। देखिए दोस्तों अभी तक की पिक्चर मैं आपको समझाता हूँ। क्या था अभी तक, क्या होता था, मैंने आपको बताया था। एक ब्रिटेन में कौन हुआ करते थे, एक ब्रिटेन में हुआ करते थे दोस्तों भारत सचिव।
भारत सचिव, ठीक है। इनकी एक परिषद भी हुआ करती थी, एक परिषद भी हुआ करती थी, ठीक है। ये ब्रिटेन में हुआ करते थे सबसे ऊपर। उसके नीचे दोस्तों हुआ करते थे वायसराय, वायसराय फिर इनकी परिषद, वायसराय परिषद, कार्यकारिणी परिषद इनकी, ठीक है। ये उसके इनके नीचे हुए करते थे, दूसरी बॉडी हो गई, ये पहले हो गए। फिर और इसके नीचे क्या हुआ था दोस्तों, प्रांतीय पर एक जो केंद्रीय परिषद हुआ करती थी, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, एक ये हुआ करती थी दोस्तों। और एक और चौथी चीज़ क्या हुआ करती थी, स्टेट काउंसिल, ठीक है, या फिर प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था दोस्तों, मैंने आपको कई बार पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न न हो इसलिए मैं एक और बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इनमें, ये सब मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय की एंट्री होती है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी और ये प्रांतीय विधान परिषद थी, इनमें भारतीयों की एंट्री पहले हो चुकी थी, ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद थी, इसमें हमने देखा था, ठीक है, 1862 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था, इसके द्वारा 3 भारतीयों की एंट्री हुई थी, ठीक है, हुई थी। उसके बाद जो फिर 1892 में एक्ट आया था, ठीक है, उसके द्वारा इनको कुछ अधिकार भी दिए गए थे, बोलने का या बहस करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है, बोलने का अधिकार मिल गया था और बहस करने का भी अधिकार मिल गया था। परंतु दोस्तों, ठीक है, ये अभी हम केंद्रीय विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भारतीयों की एंट्री हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, ये वायसराय की जो परिषद थी, इसमें अभी तक एंट्री नहीं हुई थी, और इस एक्ट के द्वारा पहली बार वायसराय की परिषद में भारतीयों की एंट्री होती है। और जो पहले भारतीय होते हैं वो होते हैं सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है। तो अब दोस्तों, जो वायसराय परिषद है उसमें भी भारतीयों की एंट्री हो चुकी है। तो ये तीनों में भारतीयों की एंट्री हो चुकी है। और अभी हम आगे देखते हैं। इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने केंद्रीय विधान परिषद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, हमने पढ़ा था 1900, इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी, हमने देखने को मिला था ये 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा हमने देखा था, इसकी स्थापना हुई थी। पहली बार 2 बॉडी बनाई गई थी, एक गवर्नर जनरल की परिषद और एक केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है। ये चीज़ें हमें देखने को मिली थी। और उस टाइम इसमें कितने 12 सदस्य थे और इसे लघु संसद भी कहा गया था, ठीक है। तो 12 सदस्य थे। उसके बाद दोस्तों हमने देखा 1853 के बाद देखा 1862 में इसकी सदस्य संख्या को मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, मतलब 6 से 12 कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा था 1892 में, ठीक है। 1892 में दोस्तों हमने देखा था इसकी सदस्य संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16, ठीक है। 1892 की भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये कर दिया गया, ठीक है, 10 से 16। और दोस्तों फिर आता है 1909 का अधिनियम। इसमें दोस्तों क्या कर दिया जाता है, मिनिमम 16, ठीक है, इसके द्वारा मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60। तो ये कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है दोस्तों, इनकी सदस्य संख्या में। तो आप, मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है भारत सचिव परिषद में भी 2 भारतीयों की नियुक्ति, ठीक है। तो देखिए, अभी मैं अपन ने चर्चा की थी पहले पॉइंट में, ठीक है, कि इसमें पहले से एंट्री हो गई थी, इसमें भी पहले से एंट्री हो गई थी। और 1909 में इसमें वायसराय में भी सत्येंद्र नाथ सिन्हा की एंट्री हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें जो ये भारत सचिव परिषद थी, ठीक है, भारत सचिव होता था और एक भारत सचिव परिषद भी हुआ करती थी, इसकी सलाहकारी परिषद होती थी, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों 2 भारतीयों की एंट्री होती है, एक होते हैं KG गुप्ता और एक होते हैं सैयद हुसैन बेलग्रामी, ठीक है। तो अब इसमें भी दोस्तों भारतीयों की एंट्री हो गई। तो अब दोस्तों देखा जाए तो ये चारों जो बॉडी हैं, ठीक है, इन चारों में भारतीयों की एंट्री हो चुकी है। तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा, KG गुप्ता और सैयद हुसैन बेलग्रामी की नियुक्ति होती है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है पहली बार भारतीयों को मत देने पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब केंद्रीय विधान परिषद में पिछला एक्ट जो हमने पढ़ा था 1892 का, ठीक है। तो दोस्तों जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें 1862 में पहली बार 3 भारतीयों की एंट्री होती है, ठीक है, 3 भारतीयों की एंट्री होती है। उसके बाद 1892 में पहली बार इनकी एंट्री तो हो जाती है, पर इनको कुछ बोलने का अधिकार नहीं होता। पर 1892 के द्वारा दोस्तों इनको पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है और बहस करने का अधिकार दिया जाता है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। लेकिन दोस्तों अभी भी इनको कौन से अधिकार नहीं मिले थे दोस्तों, इनको अभी भी मत देने का अधिकार नहीं था और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा इन्हें, जो भारतीय थे, इन्हें मत देने का भी अधिकार मिल गया और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, ठीक है, और विधेयक पेश करने का भी अधिकार मिल गया।
तो वही बात है दोस्तों, पहली बार भारतीयों को मत देने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, ठीक है, और विधेयक पेश करने का भी अधिकार मिल गया था, विधेयक पेश, ठीक है दोस्तों। तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अगला पॉइंट है, पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में। तो दोस्तों जो केंद्रीय विधान परिषद है, ये हम अभी जाना हमने, ठीक है, तो इसमें पहली बार दोस्तों केंद्रीय विधान, इसमें चुनाव का पहली बार हमें रोल देखना, अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है दोस्तों, ठीक है, तो ये अब जो केंद्रीय विधान परिषद है, ठीक है, इसमें जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, या फिर जो ये प्रांतीय विधान परिषद हैं, ठीक है, या फिर ये ब्रिटिश काउंसिल वगैरह हैं जो भी, इसमें अपने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकती थी, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव पहली बार देखने को मिलते हैं इसके द्वारा। इसके बाद दोस्तों अब ये जो हमने दूसरा कारण देखा था, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये इससे इंटररिलेटेड है। सांप्रदायिक निर्वाचन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका प्रावधान है दोस्तों, ठीक है, ये वाला, एक ये वाला हो गया, और एक ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा वाला, ये बहुत ज़्यादा पूछने को मिलता है ना एग्ज़ाम में। तो दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत होती है इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, और ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है दोस्तों, इसी कारण मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो हम सांप्रदायिक निर्वाचन थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन, तो दोस्तों इस एक्ट के द्वारा पहली बार हमें ये सांप्रदायिक निर्वाचन शब्द सुनने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, मैंने आपको बताया, आगा खां और सलीम उल्लाह खान है, ठीक है। तो ये आगा खां थी, ठीक है, आगा खां और इनके साथ कुछ और लोग, ठीक है दोस्तों, जब ये स्थापना हो जाती है मुस्लिम लीग की। उसके बाद दोस्तों ये 1906 के बाद जाते हैं कहाँ, ब्रिटेन जाते हैं, है ना, ब्रिटेन जाते हैं। और जो उस टाइम भारत सचिव थे, है ना, मार्ले, मैंने आपको बताया था, मार्ले सचिव कौन थे, सचिव थे मार्ले, इनसे मिलते हैं, ठीक है, कौन, आगा खां मिलते हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जाते हैं ना, प्रतिनिधि मंडल के साथ जाते हैं और मार्ले से मिलते हैं। तो दोस्तों ये मार्ले से मिलने के बाद बोलते हैं कि हमें भारत में सांप्रदायिक मतलब निर्वाचन दिया जाए, हमें, या जो हमारा कम्युनिटी है जो मुस्लिम है, ठीक है, उन्हें अलग से निर्वाचित क्षेत्र दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों जो मार्ले हैं, जो ये बोलते हैं, उनकी बातों में वो नहीं मानते हैं और खारिज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये भारत आते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे मिंटो थे, ठीक है, वायसराय थे यहाँ के, तो उनके सामने अपनी बात रखते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये मिंटो जो होते हैं वायसराय, ये इनकी बात को मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों सांप्रदायिक, इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ होती क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों जो मुस्लिम थे, मुस्लिम वर्ग था, ठीक है, मुस्लिम वर्ग था, तो इसके लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा, ठीक है, अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा, ठीक है, अलग से जैसे दोस्तों देखिए, मान लीजिए 10 सीटें हैं टोटल, ठीक है, विधान परिषद में, ठीक है, तो 10 में से दोस्तों जैसे 5 दे दी गई किसको, मुस्लिम वर्ग को, ठीक है। तो अब ये जो 5 सीट हैं, ठीक है, 5 सीट हैं, इसमें जो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व रहेगा, ठीक है, और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम देंगे, ठीक है, वोट देंगे वो भी मुस्लिम देंगे। तो एक दोस्तों दिक्कत वाली बात थी। तो ये था सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। तो इसी कारण से दोस्तों जो मिंटो हैं, ठीक है, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों इसी एक्ट को क्या कहा जाता है, उदार व निरंकुशता वाला अधिनियम। देखिए दोस्तों, उदार तो ठीक है, उदार इसलिए देखने को मिल रहा है कि हमने देखा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी जो एंट्री हो गई थी भारतीयों की, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमने देखा कि जो भारत सचिव परिषद थी उसमें भी भारतीयों की एंट्री हो गई, तो काफ़ी अच्छे काम हमें देखने को मिले। इसी कारण हमने कहा इसे कि बहुत ही उदार अधिनियम है। उसके साथ दोस्तों ये सांप्रदायिकता वाला जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, सांप्रदायिकता वाला जो कॉन्सेप्ट आया, इसके चलते इसे कहा गया कि ये निरंकुशता वाला भी अधिनियम है, ठीक है। तो इसीलिए इसे दोस्तों उदारता व निरंकुशता वाला अधिनियम कहा गया, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, कि किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म या फिर मार्लियामेंटो सुधार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहाँ से हम जो भी अधिनियम पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम होते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर ये 1909 हो गया, 1919 हो गया का अधिनियम हो गया, उसके बाद 1935 का अधिनियम है।
तो इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका दोस्तों कारण भी है कि इन एक्ट के द्वारा आप देखिए, एक आपको कहानी सुना देता हूँ मैं कि 1835 में हमने देखा था, ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों अब धीरे धीरे क्या होगा इसके वास्ते 1835 नहीं 1885 है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो अब दोस्तों अब क्या देखने को मिलेगा कि जो भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय भी हैं, अब वो राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे, ठीक है, जो ये राजनीति है इसमें सक्रिय हो जाएंगे। और जो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ की जनता भी है, ठीक है, वो भी थोड़ा देखें तो वो भी एक्टिव हो जाएगी, है ना। और हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और भारतीयों का हमें प्रतिनिधित्व भी देखने को मिलेगा। जैसे हमने यहाँ देखा इस एक्ट में, ठीक है, कि भारतीयों की एंट्री हो गई थी, ठीक है, कहाँ कहाँ एंट्री हो गई थी, एक तो वायसराय की कार्यकारिणी एंट्री हो गई थी, दूसरा भारत सचिव में एंट्री हो गई थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर से हम देखेंगे दोस्तों कि 1915 के टाइम महात्मा गांधी जी भी भारत आ जाते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तो ये जो एक्ट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज हम सिर्फ एक ही एक्ट कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम जो जैसे आज हमने पढ़ा 1909 का अधिनियम, ठीक है, इसके बाद आएगा 1919 का और फिर 1935 का। ये तीनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। तो हम एक एक एक्ट ही अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो एक्ट हैं हम एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा भारत परिषद अधिनियम 1909 का, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो दोस्तों उस टाइम जो भारत सचिव थे वो थे मार्ले और जो भारत के वायसराय थे वो थे मिंटो। तो दोस्तों उस टाइम जो भारत सचिव थे वो थे मार्ले और जो वायसराय थे वो थे मिंटो। तो इनके चलते ही इसका नाम मार्लियामेंटो सुधार रखा गया। और दोस्तों इस एक्ट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सुधार भी किए गए, भारतीयों की एंट्री हमने देखी, ठीक है। रिफॉर्म के चलते दोस्तों इसको बोला गया मार्लियामेंटो सुधार। तो दोस्तों यदि हम कारण की बात कर लें तो एक मुख्य कारण था बंगाल विभाजन, ठीक है, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष था, ठीक है। 1905 में हुआ था करजन के टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों 1906 में हमने देखी मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है, ढाका में हुई थी, आगा खान व सलीमुल्लाह खान ने की थी। इसके बाद दोस्तों हमने प्रावधान देखा कि पहली बार जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, ठीक है, उसमें पहले सदस्य की एंट्री होती है, जो कौन होते हैं, सत्येंद्रनाथ सिन्हा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा केंद्रीय जो विधान परिषद होती है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है और अब सदस्य संख्या हो जाती है मिनिमम 16 व मैक्सिमम 60, है ना। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि पहली बार भारत सचिव परिषद होती है, उसमें 2 भारतीयों की एंट्री होती है जो कि ब्रिटेन में होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे KG गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों पहली बार भारतीयों को मत देने का तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। देखिए दोस्तों ये जो पूरक प्रश्न वगैरह ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी जो भारतीय सदस्य है उसने केंद्रीय विधान परिषद में एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये आपको पता होगा 6 दिन पहले देना पड़ता था, ठीक है। तो इसने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो 1892 तक दोस्तों इनको दूसरा क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, जिसे हम बोलते हैं पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सिर्फ ये जो 6 दिन पहले उन्होंने लिख के दिया है वही क्वेश्चन पूछ सकते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा इन्हें पूरक प्रश्न, मतलब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा उन्हें ये परमिशन मिल गई, ठीक है, और प्रश्न पूछने का अधिकार। इसके बाद दोस्तों पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव में देखने को मिलते हैं केंद्रीय विधान परिषद वगैरह में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत, मतलब मुस्लिमों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। प्रतिनिधित्व तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मेन दिक्कत वाली बात ये थी कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व दिया गया था इसमें जो वोट कर सकते थे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे, ये एक इसमें बहुत बुरी बात थी। तो ये था आज का हमारा दोस्तों अधिनियम, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने 1909 की अधिनियम तक बात कर लिया। इसके बाद जो हमारा लेसन आएगा 1919 का अधिनियम हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हम भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री जियोग्राफी ये 2 सब्जेक्ट और हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।